हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। हमारी यूनिट 1 का जो लास्ट टॉपिक है बेटा, दैट इज एसिमेट्रिक सिंथेसिस। अब एसिमेट्रिक सिंथेसिस का मतलब क्या होता है मैम? सबसे पहले तो हमें यही एक्सप्लेन कर दीजिए। लीवो क्या करेगा? लीवो उतना ही एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में घुमा देगा। मतलब हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल और आप सारे बच्चों की पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सारे बच्चों को पता है कि हम ऑलरेडी अपने 4th सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर चुके थे और आज हम आ गए हैं फाइनली अपने लास्ट यूनिट, लास्ट टॉपिक पे। हमारी यूनिट 1 का जो लास्ट टॉपिक है बेटा, दैट इज एसिमेट्रिक सिंथेसिस। एसिमेट्रिक सिंथेसिस एक छोटा सा टॉपिक है, छोटी सी वीडियो में आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। इससे पहले हम बहुत सारे वीडियोस इस टॉपिक पे ला चुके हैं। इस यूनिट के सारी टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। अगर आप चाहो तो आप पहले भी वो सारी टॉपिक्स देख सकते हो ताकि आपका एक कनेक्टिविटी बनी रहे, क्योंकि ये तो हमारा लास्ट टॉपिक है। अगर आपने अभी तक पहले टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि पहले जाइए। इसी प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस अवेलेबल करवा दी जाएंगी जिसमें हमने एक से एक सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हुए हैं। चाहे वो आपका इनैंशियोमर हो, चाहे वो आपका डायस्टेरियोमर, मीजो कंपाउंड्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी, इनएक्टिविटी, आरएस कॉन्फ़िगरेशन, डीएल कॉन्फ़िगरेशन, सब कुछ हमने बेसिकली कवर करवाया हुआ है। रिएक्शन ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स, जहां से सवाल बनता ही बनता है वो सब हम ऑलरेडी कवर अप करवा चुके हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो हमारी स्पेसिफिक यूनिट 1 है ना, यहां से आपके एग्जाम में मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। लॉन्ग शॉर्ट दोनों मिलाकर बता रही हूँ। लॉन्ग में तो डेफिनेटली आपका सवाल आता ही आता है, शॉर्ट में भी सवाल बनेगा। तो 2 से 3 क्वेश्चन इस अकेली यूनिट से डेफिनेटली मिलने वाले हैं। तो स्कोरिंग यूनिट है, मिस करके मत जाइएगा, पूरा पढ़ के जाइएगा प्रॉपर्ली। काफी ज्यादा अच्छी चीजें आपको यहाँ समझ में आएंगी। तो ये यूनिट में हमें क्या कवर अप करना है? एसिमेट्रिक सिंथेसिस। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप इस यूनिट के या फिर इस यूनिट के सभी लेक्चर्स के अगर आपको पीडीएफ चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो उस हैंड रिटन नोट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां आपको हर एक फैकल्टी के सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। और हम ये हैंड रिटन नोट्स काफी सारी बुक्स के साथ आपको कवर अप करवा रहे हैं। ऐसे ही कोई रैंडम से नोट्स नहीं बना रहे हैं। बहुत सारी बुक्स की एनालिसिस करके, बहुत सारे नोट्स एनालिसिस करके हम ये जो फाइनली आपको नोट्स बना रहे हैं ना, ये ऐसे नोट्स हैं जिसमें आपके एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन करी हुई है। अगर आप अपने एग्जाम में डायरेक्टली ये नोट्स लिख कर आते हो तो मैं बिल्कुल गारंटी दे सकती हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स आने ही आने हैं। ये नोट्स आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम दोनों जगह ही अवेलेबल करवा दिए जाएंगे और व्हाट्सएप टेलीग्राम के लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। अभी जाकर के व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अलावा बेटा, अगर आपने अभी तक फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जितनी रिसेंट अपडेट्स होती हैं, जितनी जॉब रिलेटेड अपडेट्स होती हैं, उन सभी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप पर। तो जो भी जॉब से रिलेटेड अपडेट्स होगी, कैसी भी अपडेट्स होगी जो आपके एग्जाम से और आपसे रिलेटेड है, सबसे पहले मिलने वाली ऐप है फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप। बिना किसी देरी के इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक के साथ। तो हमारा आज का टॉपिक क्या रहने वाला है मैम? आज का आपका जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है भैया एसिमेट्रिक मेथड, यानी एसिमेट्रिक सिंथेसिस। हमारा टॉपिक का नाम डाल लीजिए सबसे पहले, एसिमेट्रिक सिंथेसिस। अब एसिमेट्रिक सिंथेसिस का मतलब क्या होता है मैम? सबसे पहले तो हमें यही एक्सप्लेन कर दीजिए, व्हाट इज द एसिमेट्रिक सिंथेसिस। हमें कैसे पता चलेगा कि क्या होता है एसिमेट्रिक सिंथेसिस? समझिएगा बेटा, एसिमेट्रिक सिंथेसिस का मतलब क्या होता है मैम? किसी भी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड से डायरेक्टली अगर हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं तो इस मेथड को, इस सिंथेसिस को बोला जाता है बेटा एसिमेट्रिक सिंथेसिस। हम डायरेक्टली ऑप्टिकली इनएक्टिव से ऑप्टिकली एक्टिव बना रहे हैं और ये डायरेक्ट प्रोसीजर होता है, बीच में कुछ भी ऐड वगैरह नहीं होता है। ये एकदम डायरेक्ट प्रोसीजर होता है। इस प्रोसीजर को बोला जाता है एसिमेट्रिक सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब किसी चीज का फॉर्म होना, किसी चीज का बनना। और हमारा जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड फॉर्म ही तो हो रहा है, बन ही तो रहा है। इसी सिंथेसिस को क्या बोलेंगे? इसी सिंथेसिस को बेटा बोला जाता है एसिमेट्रिक सिंथेसिस। अच्छा बेटा, मैं आपको ये बात बता चुकी थी कि हमारा जो रेसिमिक मिक्सचर होता है,
अगर मैं आपसे बात करूं रेसिमिक मिक्सचर के बारे में, जिसे हम रेसिमिक मॉडिफिकेशन भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये भी मैं चीज लिख देती हूँ ताकि बच्चों को कोई डाउट ना रहे। चाहे मैं रेसिमिक मिक्सचर बोलूं, चाहे मैं रेसिमिक मॉडिफिकेशन बोलूं, दोनों एक ही मतलब होंगे। अब रेसिमिक मिक्सचर यानी रेसिमिक मॉडिफिकेशन में क्या होता है मैम, यहाँ पर अगर आपका 50% आर हो रहा होगा तो 50% ही आपका एस होगा, यानी इक्विमोलर मिक्सचर हमें ऑब्जर्व होता है। हमें इक्वल अमाउंट में या तो आर एस दोनों ऑब्जर्व होंगे या तो डी एल ऑब्जर्व होगा। तो बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करने का भी तरीका आपने बताया था या तो आर एस से इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए, या तो डीएल से रिप्रेजेंट कर दीजिए, या तो प्लस माइनस से रिप्रेजेंट कर दीजिए, क्योंकि हमें इक्विमोलर अमाउंट में लेना पड़ता है। जितना अमाउंट आर का उतना ही अमाउंट एस का, जितना डी का उतना ही अमाउंट एल का, कोई भी ज्यादा कम नहीं लेते हैं, इक्वी अमाउंट में लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो अगर हमारे पास बेसिकली कोई लेट अस सपोज, यहाँ पर हमने ये सब चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। मान लो प्लेन पोलराइज लाइट है, प्लेन पोलराइज लाइट बिल्कुल स्ट्रेट चलकर आ रही है, सीधी से प्लेन पोलराइज लाइट चल के आ रही है। यहाँ पे आपका एक कंपाउंड है सॉरी, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड है। इस साइड जो आपका कंपाउंड है वो लीवोरोटेटरी कंपाउंड है। तो भैया डेक्स्ट्रो क्या करेगा मैम, डेक्स्ट्रो किसी कंपाउंड को क्लॉकवाइज घुमा देता है, भाई इसने क्लॉकवाइज घुमा दिया। लीवो क्या करेगा, लीवो उतना ही एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में घुमा देगा। मतलब सीधे सीधे आ रही थी, पहले घुमा क्लॉकवाइज, फिर घूम गया एंटी क्लॉकवाइज। बेसिकली तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना, निकलेगी तो बिल्कुल नो चेंज के साथ निकलेगी। मान लो एक बार आ रही है प्लस, एक बार आ रही है माइनस, तो प्लस और माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी जब ये निकलेगी इस बीकर से तो कैसी निकलेगी मैम, स्ट्रेट थी, स्ट्रेट ही निकलेगी। हमें क्या पता चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक बार क्लॉकवाइज घूमी, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमी, दोनों कैंसिल आउट हो गई, निकली तो आफ्टर ऑल स्ट्रेट ही। हमें तो कोई आइडेंटिफिकेशन हुआ ही नहीं कि बीच में कुछ हुआ भी। यानी प्लेन पोलराइज लाइट जैसी थी वैसी की वैसी ही यहाँ से क्या हो गई मैम, वैसी की वैसी ही यहाँ से रिलीज हो गई। ये हमारे पास कहाँ होता है, ये हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर में होता है। लेकिन बेटा अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं यहाँ पर बेटा कि 50% आर तो मैंने लिया ही लिया है, बट अभी 50% आर ना लेके मैं 70% आर ले लूं और 30% एस ले लूं, यानी नॉन इक्विमोलर मिक्सचर ले लिया। यानी मैंने इक्विमोलर मिक्सचर ना लेके कोई एक बहुत ज्यादा अमाउंट में ले लिया और एक का कैसे ले लिया मैम, एक आपने कम अमाउंट में लिया। अब देखो यहाँ कैसे होगा, यहाँ पर यही एक्सपेरिमेंट कैसे होगा। प्लेन पोलराइज लाइट पहले तो सीधे सीधे चल के आ रही होती है। अब डेक्स्ट्रो 70% है, यानी हमारे पास डेक्स्ट्रो बहुत ज्यादा है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहुत ज्यादा नीचे की तरफ जाएगी। लीवो बेचारा केवल 30% है, यानी ये बहुत ही कम डायरेक्शन में उसको ऊपर की तरफ उठा पाएगा। यानी ज्यादातर ये किस डायरेक्शन में जा रही है, ज्यादातर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है। यानी जो रिजल्टेंट पीपीएल निकलेगी वो कैसी डायरेक्शन में मिलेगी मैम, रिजल्टेंट पीपीएल आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो बेटा डायरेक्शन पे मत जाना, मान लो कि ये क्लॉकवाइज है, ठीक है ना, मान लो कि ये क्लॉकवाइज है, वो है या नहीं है मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रही हूँ। अज्यूम कर लो कि ये क्लॉकवाइज है, मेरे ड्राइंग स्किल्स पे बिल्कुल मत जाओ। तो अज्यूम कर लेते हैं कि ये क्या है मैम, ये क्लॉकवाइज है। क्या ये स्ट्रेट निकली क्या ये स्ट्रेट निकली मैम, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं निकली। ये आपने स्ट्रेट डाली तो थी, लेकिन 70% डेक्स्ट्रो था यहाँ पे जिसने क्लॉकवाइज ज्यादा घुमाया, लेकिन लीवो उतना नहीं था, यानी एंटी क्लॉकवाइज वो उतना नहीं घूम पाई। यानी जो रिजल्टेंट लाइट निकली वो भी हमारे पास स्ट्रेट नहीं निकली, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ गए। यानी जो हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड था वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में बदल चुका है, उसमें चेंजेस आ चुके हैं। याद करो क्या बताती थी मैं, याद करो भाई, याद करो। मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर कोई कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे तो वो क्या होता है। मैं फिर से लिख देती हूँ मैं ये चीज। अगर हमारी इफ प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट्स, अगर आपकी प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट हो रही है, चाहे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो, बट अगर वो रोटेट हो रही है तो ये कंपाउंड कौन से कंपाउंड होंगे मैम, सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये सारे कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हो जाएंगे। ये सारे कंपाउंड्स कैसे हो जाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। और अगर प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट नहीं कर रही है, इफ
प्लेन पोलराइज लाइट डज नॉट रोटेट। अगर तुम्हारी प्लेन पोलराइज लाइट बेटा रोटेट नहीं कर रही होती है तो क्या हो जाते हैं, तो ये हो जाएंगे कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। देन दीज कंपाउंड्स विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। समझ में आई? अगर प्लेन पोलराइज लाइट घूम रही है, चाहे वो क्लॉकवाइज घूमे चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज घूमे, तो वो हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन अगर वो घूम ही नहीं रही है, ना ही क्लॉकवाइज ना ही एंटी क्लॉकवाइज, स्ट्रेट का स्ट्रेट निकल रही है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ देखो, यहाँ प्लेन पोलराइज लाइट ना तो क्लॉकवाइज घूम पा रही थी ना तो एंटी, स्ट्रेट जा रही थी स्ट्रेट निकल रही थी। यानी ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये जो रेसिमिक मिक्सचर होंगे, वो कैसे होते हैं मैम? रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो ये जितने भी रेसिमिक मिक्सचर थे, ये कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल सीधी सी बात है भाई, ये हो जाएंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसे हो जाएंगे रेसिमिक मिक्सचर मैम? रेसिमिक मिक्सचर हो गए ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि ये पीपीएल को कैसे भी नहीं घुमा पा रहे हैं। लेकिन अब हम इधर आए, यहाँ हमारी प्लेन पोलराइज लाइट जो थी, हमने कुछ यहाँ पर चेंजेस किए जिसकी वजह से हमारी पीपीएल घूम रही है, रोटेट हो रही है। यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड से ये चेंज किसमें हो गए? डायरेक्टली कन्वर्ट हो चुके हैं अब ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में। समझ आई? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड से डायरेक्टली इनका चेंज हो चुका है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के अंदर, और इसी प्रोसीजर को बोला जाता है बेटा एसिमेट्रिक सिंथेसिस। दिस होल प्रोसीजर इज कॉल्ड एज अ एसिमेट्रिक सिंथेसिस। किसमें चेंज हो गए ये? दीज आर कन्वर्टेड इनटू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, और इन्हीं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स में चेंज हो जाने के इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? इस प्रोसीजर को बोला जाता है बच्चा एसिमेट्रिक सिंथेसिस। बताइए, क्या कोई दिक्कत है? क्या कोई डाउट है? समझ आया पूरा तरीके से कि एसिमेट्रिक सिंथेसिस क्या होता है? आई होप कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी अब आप लोगों को नहीं होगी। चलिए, अब हम इसकी फाइनल डेफिनेशन लिख लेते हैं जो आप अपने एग्जाम में लिख के आने वाले हैं। अब इसमें क्या लिख के आने वाले हो? व्हाट इज एसिमेट्रिक सिंथेसिस? हम यहाँ पर लिखते हैं इन द एसिमेट्रिक सिंथेसिस, इन द एसिमेट्रिक सिंथेसिस, जब जब हम एसिमेट्रिक सिंथेसिस करवा रहे हैं तो पीछे देखो क्या हो रहा था हमारे पास। मैम हमने देखा कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो था वो डायरेक्टली कहां से प्रिपेयर हो रहा था? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डायरेक्टली हम प्रिपेयर कर ले रहे थे इनएक्टिव कंपाउंड से। देखो भाई, क्या ये चीज आपकी क्लियर हुई? जब जब हम एसिमेट्रिक सिंथेसिस की बात करेंगे, वहां ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को डायरेक्टली प्रिपेयर किया जा सकता है ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड से, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ किसके इन्फ्लुएंस में? किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के इन्फ्लुएंस में। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लिख दीजिएगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस लिखना काफी ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ optically active compounds. This is an important line. चलिए, अब हम आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चीजों पे। सबसे पहले इतनी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी, तो अगर आपको इसी चीज को मैं शॉर्ट में लिख के बताऊं तो हमारे पास क्या था मैम? सबसे पहले तो हमारे पास एक रेसिमिक मिक्सचर, यानी कि कोई भी रेसिमिक मॉडिफिकेशन था। अब मिक्सचर में क्या होता है? किसी भी रेसिमिक मॉडिफिकेशन में आप 50% आर ले रहे होंगे और आप 50% क्या ले रहे होंगे? 50% आर के साथ 50% एस ले रहे होंगे। यानी कि आप यहाँ पर डीएल या आर एस कुछ भी लिख लो। यानी इनका ये होते किस तरीके से बेटा? ये होते हैं आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसे होते हैं ये मैम? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, अभी पीछे मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो कैसे मॉलिक्यूल हो जाएंगे मैम? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल हो जाएंगे। अब इनमें ही अगर मैं कोई ऑप्टिकली एक्टिव ऐड कर देती हूँ, इन्हीं में अगर मैं इन्फ्लुएंस डाल देती हूँ किसी ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल का, यानी मान लो मैंने डेक्स्ट्रो का इन्फ्लुएंस ज्यादा डाल दिया, लीवो का कम डाल दिया, यानी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे वो या तो डी होंगे या तो एल, यानी या तो डेक्स्ट्रो होंगे या तो लीवो, या फिर या तो आर होंगे या तो एस होंगे, दोनों में से कोई एक। यहाँ क्या था मैम? यहाँ आर एस दोनों का मिक्सचर था, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ डी और एल दोनों का मिक्सचर था। लेकिन जब हम ऑप्टिकली एक्टिव की बात कर रहे होंगे तो या तो डेक्स्ट्रो होगा या तो लीवो, या तो आर होगा या तो एस, दोनों में से ऑब्वियस सी बात है कि कोई एक ही होगा। तो जब हमने ऑप्टिकली इनएक्टिव के अंदर ऑप्टिकली एक्टिव का इंफ्लुएंस डाला तो हमें क्या मिल जाएगा? याद रखिएगा, हमें हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिलेगा, हमें हमेशा ही ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मैम? हमेशा हमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिल जाएगा, और इसी सिंथेसिस को बोला जाता है बेटा एसिमेट्रिक सिंथेसिस। दिस होल प्रोसीजर एंड दिस सिंथेसिस इज कॉल्ड एज अ एसिमेट्रिक सिंथेसिस। एंड आई होप तुम लोगों को अभी कोई चीजें डाउट नहीं होंगी।
ठीक है। या फिर तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स बोले तो इनएक्टिव मॉलिक्यूल, जो भी इनएक्टिव होते हैं, जो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव पाए जाते हैं वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं किससे मैम, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल से, और इसी कन्वर्जन के प्रोसेस को हम एसिमेट्रिक सिंथेसिस बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ आई? यानी हम क्या लिख सकते हैं मैम, आप लिख सकते हो कि इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट सॉरी, बताइए भाई क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डायरेक्टली प्रिपेयर किए जा सकते हैं, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। अच्छा, सिमेट्रिक को और क्या बोल सकते हैं? सिमेट्रिक को मैम आप ऑप्टिकली इनएक्टिव भी बोल सकती हो, सिमेट्रिकली बोल दो या तो ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल दो। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स कैन बी डायरेक्टली प्रिपेयर। बताओ भाई किस चीज से डायरेक्टली प्रिपेयर किए जा सकते हैं? हाउ वी कैन डायरेक्टली प्रिपेयर मैम, कैन बी डायरेक्टली प्रिपेयर या डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। कैन बी डायरेक्टली प्रिपेयर या डायरेक्टली कन्वर्टेड, कन्वर्टेड विल वुड बी बेटर, कैन बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू, किस चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं मैम, एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो। और बेटा ये जो एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में हमारा कन्वर्जन हो रहा है, हम एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में जो कन्वर्जन कर रहे हैं, इसी एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को या इसी एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में बदलने के प्रोसेस को, फॉर्म होने के प्रोसेस को कहते हैं एसिमेट्रिक सिंथेसिस या एसिमेट्रिक फॉर्मेशन, दोनों में से किसी भी नाम से जाना जा सकता है। तो आई जस्ट होप कि तुम्हें पूरी की पूरी एसिमेट्रिक सिंथेसिस बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि कैसे होगा। अब सिमेट्रिकल कार्बन का एक एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो देखो भाई कुछ ऐसे हो सकता है सिमेट्रिकल कार्बन का, जहां पर इन दोनों जगह मैं सेम सेम चीजें लिख दूं, जैसे यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ लेट अस सपोज मैंने एल्डिहाइड लिख दिया और यहाँ लेट अस सपोज मैंने कोई एल्कोहल लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है मैम, यहाँ दोनों दोनों हाइड्रोजन सेम है, यानी अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये कार्बन कैसा वाला कार्बन हो जाएगा? अगर मैम आप इस कार्बन की बात करोगे तो ये एक सिमेट्रिकल कार्बन हो जाएगा। कैसा कार्बन हो जाएगा? ये एक सिमेट्रिकल कार्बन हो जाएगा मैम, क्योंकि दोनों तरफ आपके हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही अवेलेबल है। तो ये कैसा हो गया मैम? ये सिमेट्रिकल कार्बन हो गया। अब हमें सिमेट्रिकल कार्बन को कन्वर्जन किस में करना है? सिमेट्रिकल का कन्वर्जन मैम आपको एंटी सिमेट्रिकल में करना है या अनसिमेट्रिकल में करना है। तो कैसे करेंगे? तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, यहाँ हाइड्रोजन हटा के कोई दूसरा ग्रुप लगा देंगे, जैसे कि ये CHO एज इट इज रहने देते हैं, ये एल्कोहल भी एज इट इज रहने देते हैं। लेट अस सपोज हम यहाँ H रहने देते हैं और यहाँ H हटा के हमने OH लगा दिया। अब मुझे बताओ कि क्या ये सिमेट्रिकल कार्बन है? सिमेट्रिकल कार्बन तो मैम तब होता ना जब यहाँ पर चीजें सेम होती, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये तो सिमेट्रिकल कार्बन बचा ही नहीं, यानी ये कार्बन कैसा कार्बन हो गया? ये आपका बन गया अनसिमेट्रिकल कार्बन। ये कैसा बन गया? ये बन चुका है तुम्हारा अनसिमेट्रिकल कार्बन। यानी सिमेट्रिकल कार्बन किस में कन्वर्ट हो चुका है? सिमेट्रिकल कार्बन बेटा आपका अनसिमेट्रिकल में चेंज हो चुका है। जब दोनों एटम सेम थे तो वो हमारा सिमेट्रिकल हो रहा था क्योंकि दोनों चीजें सेम थी, लेकिन अब हमने अनसिमेट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया जहां सारे के सारी चीजें मैम अलग अलग है। अच्छा, ऐसा कार्बन जिसमें चारों सब्स्टिट्यूएंट्स या चारों के चारों ग्रुप अगर अलग अलग होते हैं, यानी ये चार अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो ऐसे कार्बन को क्या बोला जाता है? तो मैम ऐसे कार्बन को बोला जाता है कायरल कार्बन। क्या बोला जाता है? ऐसे कार्बन को बोला जाता है कायरल कार्बन, जिसमें चारों के चारों सब्स्टिट्यूएंट कैसे होंगे मैम? चारों के चारों सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग होते हैं, बेसिकली डिफरेंट होते हैं। समझ आई? तो ये हो गई हमारी एसिमेट्रिक सिंथेसिस एंड आई होप तुम्हें पूरी की पूरी एसिमेट्रिक सिंथेसिस बहुत बढ़िया से समझ आ गई होगी। अब ये जो एसिमेट्रिक सिंथेसिस हमने पढ़ी है ना बेटा, वो खुद ही में ही दो टाइप की होती है। यानी अब हम और क्या लिख सकते हैं? अब आप लिख सकते हो कि इट इज ऑफ टू टाइप्स, या हम लिख सकते हैं कि एसिमेट्रिक सिंथेसिस can be classified into two types. यहां से बेटा आपके शॉर्ट नोट बन सकते हैं। देखो दोनों में से किस टाइप में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, देख लीजिए भाई। पहला होता है हमारे पास में एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस, दूसरा पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस। तो दो तरीके के एसिमेट्रिक सिंथेसिस होंगे हमारे पास।
और दोनों सिंथेसिस आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों से शॉर्ट नोट्स बन सकता है। पहला हो गया पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस, दूसरा बेटा हो जाएगा आपके पास में एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस। चलिए, ये दोनों हमारे पास सिंथेसिस हो गए, एक तो हो गया पार्शियल, दूसरा हो गया एब्सोल्यूट। अब इन दोनों एसिमेट्रिक सिंथेसिस को कैसे पढ़ा जाए, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि क्या होता है पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस, क्या होता है एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस। आ जाओ बेटा, इसको एक्सप्लेन करते हैं यहां से। सबसे पहले देखते हैं कि पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस क्या होता है, फिर हम देखेंगे एब्सोल्यूट के बारे में। और अगर ये आएगा तो शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, लॉन्ग में आया तो फिर आपको आज मैंने जितना पढ़ा है वो सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा, शॉर्ट में आया तो आप इतना इनफ है लिखने के लिए। पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस मतलब क्या, समझिए। पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस लीड्स टू अनइक्वल अमाउंट्स ऑफ इनेंशियोमर, यानी इनेंशियोमर्स के या डायस्टीरियोमर्स के हम क्या ले रहे होंगे, हम अनइक्वल अमाउंट ले रहे होंगे, कोई एक ज्यादा कोई एक कम। इक्वल तो हमें लेना ही नहीं है, इनफैक्ट जब जब एसिमेट्रिक सिंथेसिस पढ़ेंगे तब इक्वल तो हमें लेना ही नहीं है, हमें अनइक्वल ही लेना है। अब इनेंशियोमर एंड डायस्टीरियोमर ये सारी चीजें मैं बहुत पहले पढ़ा चुकी हूँ। अगर किसी बच्चे को यहाँ दिक्कत है तो बेटा पहले मेरे प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लेना, क्योंकि वहां आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें अनइक्वल अमाउंट में इनेंशियोमर या डायस्टीरियोमर लेना है, यानी सम इनेंशियो सिलेक्टिविटी बट नॉट कंप्लीट, कंप्लीट इनेंशियो सिलेक्टिविटी नहीं आ रही होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके होते हैं, क्या देखो, प्रोड्यूसेस अ मिक्सचर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। हमें क्या बताएगा मैम, हमें एक स्टीरियो आइसोमर का मिक्सचर देगा जिसमें से कोई एक बहुत ज्यादा अमाउंट में ले रहे होंगे, कोई एक कम अमाउंट में ले रहे होंगे। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, लेट अस सपोज मैं 70% आर ले रही हूँ और मैं 30% एस ले रही हूँ। इसको क्या बोलेंगे मैम, एक हमने बहुत ज्यादा एक्सेस में ले लिया, एक कम ले लिया, और जो एक्सेस में लेते हैं बेटा उसे बोलते हैं इनेंशियोमेरिक एक्सेस। जो हम एक्सेस में ले रहे होते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे हम इनेंशियोमेरिक एक्सेस भी बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए। उसे उसे इनेंशियोमेरिक एक्सेस भी बोला जाता है अगर हम एक्सेस में कोई ले रहे होते हैं तो बेसिकली जो हम इनेंशियोमर या डायस्टीरियोमर लेंगे वो इक्विमोलर अमाउंट में नहीं, अलग अलग अमाउंट में लेंगे, जिसमें से एक हमें एक्सेस में लेना होता है जिसे हम इनेंशियोमेरिक एक्सेस कह सकते हैं। इसके अलावा इनेंशियोमेरिक एक्सेस जैसे मैं बता ही चुकी हूँ इज लेस देन 100%। जो भी इनेंशियोमेरिक एक्सेस आएगा वो 100% से थोड़ा कम आएगा, और इनेंशियोमेरिक एक्सेस को रिप्रेजेंट ई से कर दिया जाता है, ई से इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ऑफन रिक्वायर्स कायरल ऑक्सिलरीज और कायरल कैटलिस्ट। इस सिंथेसिस के लिए हमें चाहिए क्या होता है मैम, कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड चाहिए होता है, यानी कोई कायरल कंपाउंड या कायरल ऑक्सिलरी हमें चाहिए होती है एज अ कैटलिस्ट। उसके अलावा जो आपका पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस है ना बेटा, दिस इज वेरी मच यूजफुल इन डेवलपिंग कायरली एनरिच्ड इंटरमीडिएट्स। कायरल इंटरमीडिएट्स को बनाने के लिए जितने भी कायरल एनरिच्ड इंटरमीडिएट्स होते हैं उनके फॉर्मेशन के लिए ये वाला सिंथेसिस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे शॉर्ट नोट्स आप अपने एग्जाम में लिख के आ सकते हो। उसके बाद लास्ट हमारे पास बचता है बेटा एब्सोल्यूट सिमेट्रिक सिंथेसिस। पार्शियल समझ लिया, एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस का मतलब क्या होता है समझिएगा। एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस रिजल्ट्स इन द एक्सक्लूसिव फॉर्मेशन ऑफ वन स्टीरियो आइसोमर। यहां स्पेसिफिकली कोई एक आइसोमर का फॉर्मेशन होता है, स्पेसिफिकली। वहां क्या हो रहा था मैम, वहां पे एक ज्यादा था एक कम था, थे दोनों। एब्सोल्यूट में स्पेसिफिकली किसी सिलेक्टिव इनेंशियोमर का या सिलेक्टिव आइसोमर का फॉर्मेशन हो रहा होता है, जैसा कि मैंने मेंशन किया है। केवल एक एक्सक्लूसिव स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मेशन करेंगे, या तो वो एक इनेंशियोमर का फॉर्मेशन कर सकते हैं या तो एक डायस्टीरियोमर बना सकते हैं, कुछ भी बनाएंगे लेकिन सिलेक्टिवली वो एक ही चीज बनाएंगे, या तो इनेंशियो बना दिया या तो डायस्टीरियोमर बना दिया। इसके कुछ कुछ की पॉइंट्स है, क्या यहाँ इनेंशियोमेरिक एक्सेस 100% होने वाली है। याद करो जब हम पार्शियल कर रहे थे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले 10 सेकंड पहले मैंने आपको पार्शियल बताया था, वहां इनेंशियोमेरिक एक्सेस 100% से कम थी। क्यों भाई, क्योंकि मैम वहां एक 70 और एक 30 के रेशियो में आपने लिया था। ऑब्वियस सी बात है इनेंशियोमेरिक एक्सेस कम आ रही थी, लेकिन यहाँ केवल एक बन रहा है, या तो पूरा इनेंशियोमर होगा या तो डायस्टीरियोमर, यानी जो यहाँ इनेंशियोमेरिक एक्सेस आएगी वो कंप्लीट 100% आ रही होगी। दूसरी चीज, नो कायरल स्टार्टिंग मटेरियल और ऑक्सिलरी रिक्वायर्ड। वहां पे हमें कायरल ऑक्सिलरी की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ किसी कायरल एक्टिव मॉलिक्यूल कायरल ऑक्सिलरी किसी की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। कायरली डेवलप्ड स्पॉन्टेनियसली और वाया कायरल कैटलिस्ट। कायरलिटी कैसे डेवलप होती है मैम, स्पॉन्टेनियसली आपकी कायरलिटी अपने आप आ जाती है, हमें कोई कैटलिस्ट जैसा लेने की जरूरत ज्यादातर नहीं पड़ती। नॉर्मली हम कैटलिस्ट नहीं लेते हैं, यहाँ पर अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली आ जाती है, लेते भी है तो बहुत ही रेयर। उसके अलावा हाई डिजायर्ड इन फार्मास्यूटिकल सिंथेसिस। जब भी हमें किसी कायरल ड्रग का फॉर्मेशन करना होता है, मान लीजिए कोई दवाई बनानी है
सॉरी, और किसी दवाई में जो कंपाउंड है वो कायरल कंपाउंड है और तुम्हें उस दवाई के उस कायरल कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है, तो बेटा आप सबसे ज्यादा इसी मेथड का यूज करोगे। तो फार्मा एनालिसिस में, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में जब जब बेटा आप बनाते हो इस सिंथेसिस में किसी भी कायरल कंपाउंड का सिंथेसिस करते हो, तो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड होता है एब्सोल्यूट सिमेट्रिक सिंथेसिस, क्योंकि यहाँ हमारे पास एक फिक्स आइसोमर हमें मिलता है जिसका काफी ज्यादा हम आगे चल के यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गई आपके लिए। तो दैट इज इट, दैट इज ऑल अबाउट द एसिमेट्रिक सिंथेसिस। बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बता दिया बेटा एसिमेट्रिक सिंथेसिस क्या होता है, एसिमेट्रिक सिंथेसिस कितने टाइप का होता है, हमने दोनों टाइप डिस्कस कर लिए, हमने पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस और हमने एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस दोनों बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए। अगर लॉन्ग में आता है तो पूरे लेक्चर में मैंने जितना करवाया इंक्लूडिंग द फर्स्ट स्लाइड, एक एक चीज आपको लिख के आनी पड़ेगी तभी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर शॉर्ट में आता है तो शॉर्ट के लिए जितना भी पूछा जाए वो थोड़ा बहुत लिख देंगे तो भी मार्क्स आ जाएंगे। तो दिस वाज द लास्ट लेक्चर ऑफ यूनिट 1। हमारा यूनिट 1 यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और यूनिट 1 बेटा बहुत स्कोरिंग यूनिट है, काफी ज्यादा सवाल बनते हैं यूनिट 1 से। डायरेक्टली आपको एक दो लॉन्ग मिल सकते हैं, शॉर्ट मिल सकते हैं, ऐसा समझो 2 से 3 सवाल आने ही आने हैं, फिक्स है 2 से 3 सवाल। तो जितने भी बच्चों ने अभी तक ये पूरी प्लेलिस्ट नहीं चेक करी आप लोग जरूर से चेक कर लीजिएगा। पूरी यूनिट 1 मैंने खत्म करवा दी है, एक एक टॉपिक के नोट्स आपको हैंड रिटन मिल जाएंगे व्हाट्सएप या टेलीग्राम से। तो ये मुझे जरूर बताइएगा कि आपको पूरी यूनिट कैसी लगी, और जिन भी बच्चों ने पूरी यूनिट देख ली है वो जरूर मुझे कॉमेंट करके बताएं कि आपको पूरी यूनिट में सबसे बढ़िया टॉपिक कौन सा लगा। अब जल्दी ही हम मूव ऑन करेंगे अपनी अगली यूनिट पे, तो अगली यूनिट के लिए जल्दी से बता दीजिए कौन कौन एक्साइटेड है, कौन कौन अगली यूनिट पढ़ने के लिए वेट कर रहा है। I'll be waiting for your comment section. I'll be waiting for your comments in the comment section. तो that is it for this class. उसके अलावा बेटा आप लोगों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर, ऑल इंडिया फार्मासिस्ट या फिर जीपैट जैसे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम तैयारी कैसे करें, कहाँ से तैयारी शुरू करें, तो आप हमारा बैच एनरोल कर सकते हो, दैट इज अर्जुना बैच। फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, जीपैट तीनों ही एग्जाम्स के लिए है। आप सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा और भी अगर क्वायरीज हैं, इन बैचेस की वैलिडिटी क्या होगी, क्या प्राइस है, क्या क्या चीजें आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी या बहुत कुछ, तो आप उन सभी के लिए दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो दैट इज इट फॉर टुडे। और अभी तो ऑफर प्राइस भी चल रहा है, अभी इन ऑफर प्राइस का फायदा उठाइए, ऑफर का फायदा उठाइए। तो जल्दी जल्दी आप लोग बैच लॉगिन ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको प्रिपरेशन करनी है। तो आगे मिलते हैं अगली यूनिट में अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय।